फ्रेंड्स, हम अभियान एकेडमी IIBI बिहार ट्रेनिंग सेंटर से बात कर रहे हैं। जैसा हम पहले एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें कि हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोगों के समक्ष रखा था। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 200 के करीब हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये करना थोड़ा सा कठिन समय तो लग रहा है, मगर ये बहुत बड़ी एसेट बन रही है जो कि हम पब्लिक डोमेन पर देख करके हमारे ही सिर्फ एकेडमी के कैंडिडेट नहीं, दूसरे एकेडमी के भी कैंडिडेट या बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से चालू होगा और इसमें जो है ये KYC वगैरह पर है। जो क्वेश्चन जो है, मैं नीलू मैडम और तारनी मैडम के बीच में क्वेश्चन आंसर रहेगा। 5 क्वेश्चन नीलू और तारनी के बीच में रहेगा, फिर 5 क्वेश्चन मिश्रा जी और लहरे जी के बीच में रहेगा, फिर 22 वर्षा वापस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 30 तक नीलू और वो करें। 31 से लेकर के आगे के क्वेश्चन का आप लोग अपना ध्यान रखें। चलो नीलू चालू हो जाए प्रश्न। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध दस्तावेज है ग्राहक पहचान के लिए बैंक को आधिकारिक रूप से उपलब्ध है? ठीक है, ऑप्शंस हैं A मतदाता पहचान पत्र, B राशन पत्रिका, C फोटो, D बैंक खाते का विवरण, E मनरेगा कार्ड और F है A और E, मतलब जो है आपका मतदाता पहचान पत्र और मनरेगा कार्ड दोनों। मैम आंसर होगा F, A और E। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, मतलब मतदाता पहचान पत्र और मनरेगा कार्ड। हाँ, सही जवाब दिया मैडम आपने। हाँ, हमारा जो प्रश्न है तो उसमें जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसी में से वो पूछ रहा है। तो अब हम इसको जंप करके उस पर नहीं जाएंगे कि नहीं भाई हम इसमें तो वो पूछा नहीं, क्या आधार कार्ड नहीं पूछा। तो हमसे वो पूछ रहा है कि जो पहचान के लिए जो है ना, पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र में फोटो लगा रहता है ना, राशन कार्ड मान्य नहीं रहता है, फोटो छाया कहीं का भी नहीं कर सकते, बैंक खाते का विवरण जो है वो रहता है, मगर उसका ये जो फोटो लगा हुआ यदि पूछता कि फोटो लगा है वो वाला पेज है क्या, तो बात होता। फिर मनरेगा का जो कार्ड होता है उसमें भी जो है सक्षम अधिकारी का रहता है, सील वगैरह रहता है। तो जो भी हमारे प्रश्न है उसका लॉजिक क्या है, लोगों को समझा के आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, KYC के उद्देश्य। ऑप्शन है A संदिग्ध प्रकृति के लेन देन की निगरानी करना, B यदि ऋण दिया जाता है तो यह NPA नहीं होगा, C मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और D ग्राहकों का डेटाबेस बनाने के लिए। ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो मैंने दे दिया है। मैम C मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है मैडम, यदि कोई बैंक किसी चेक का भुगतान करता है जिसमें ग्राहक के हस्ताक्षर जाली है तो बैंक के द्वारा किया गया भुगतान क्रम में होगा और बैंक को इसके लिए घटना ना हो, और D है उत्तरदायी ठहराया जाता है। मैम इसका आंसर होगा D उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। हाँ, उत्तरदायी जो है ठहराया जाता है इसको, है ना, सही आंसर है मैडम आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, परिक्राम लिखित अधिनियम धारा 131 के अनुसार संग्राहक बैंक को सुरक्षा उपलब्ध है यदि ऑप्शन से A संग्रह के लिए प्रस्तुत करने से पहले चेक को रेखांकित कर लिया जाता है, B है चेक अरैखिक है, और जो C है कोई भी अनुमोदन चेक के पीछे नहीं है, और D है चेक अनुमोदित है। मैम इसका आंसर होगा A संग्रह के लिए प्रस्तुत करने से पहले चेक को रेखांकित कर लिया जाता है। हाँ, ये जरूरी है। प्रैक्टिस में भी क्या होता है कि जब हम चेक जमा करते हैं तो उसको क्रॉस कर देना चाहिए ताकि किसी दूसरे के हैंड्स पे न जाए,
और एक बार जब चेक जो है क्रॉस हो गया तो बैंक की भी ड्यूटी आती है कि वो देखे कि हमारा कस्टमर है कि नहीं। तो जो चेक जो है हम इन ड्यू कोर्स जो बैंक कलेक्ट करती है, तो उसमें उनको जो है यदि चेक क्रॉस रहता है तो अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है, अपने मन से इसकी किसी तरह की व्याख्या नहीं है। प्लीज हाँ आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28 है, चेक ड्राफ्ट की वैधता है, ऑप्शन है ए 6 महीने, बी 3 महीने, सी 9 महीने और डी 12 महीने। सही ऑप्शन आंसर क्या होगा मैडम? मैम बी 3 महीने। हाँ बिल्कुल हाँ, सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, एक अदाता के खाते में रेखांकित चेक हो सकता है, ऑप्शन है ए काउंटर पर कैश में भुगतान किया, बी प्रस्थांकित के खाते में जमा किया गया, सी नजरअंदाज कर दिया क्योंकि इसका कोई कानूनी संज्ञान नहीं है, और डी केवल अदाता के खाते में जमा किया गया। मैम आंसर होगा डी, केवल अदाता के खाते में जमा किया गया। हाँ, केवल इसमें अदाता मैं के थोड़ा सा खाते में। जी जी मैं कंट्रीब्यूट करूंगा कि जो चेक जारी करने वाला है वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई क्रॉस करने का मतलब, जो चेक जारी करने वाला बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसका पैसा खाते में ही जमा किया जाए। तो क्रॉसिंग का मतलब ये है कि खाते में जमा किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेक के विशेष रेखांकन का अर्थ है, ऑप्शन से ए जब यह दो अनुप्रस्थ रेखाओं के बीच में एक बैंक का नाम अंकित है, बी की चेक केवल अदाता के खाते में जमा किया जाना है, सी की इसकी कुछ शर्तें हैं जो इस भुगतान संग्रह के लिए प्रस्तुत करने से पहले पूरी की जानी है, डी इसे काउंटर में नगद भुगतान किया जा सकता है। मैम इसका आंसर होगा ए, जब यह दो अनुप्रस्थ रेखाओं के बीच एक बैंक का नाम देता है। हाँ सही है, जब यह दो अनुप्रस्थ रेखाओं के बीच में एक बैंक का नाम अंकित है। हाँ, सही है मैडम आपका जवाब। हाँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंटरफेयर करके और एक्सप्लेन करूं कि स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है कि दो पैरेलल लाइन है, उसमें यदि किसी बैंक का नाम लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो चेक जारी करने वाला चाहता है कि वो जो पेई है उसका अकाउंट उसी बैंक में, जिस बैंक का नाम लिखा है उसी बैंक में। समझ गए? तो इसको स्पेशल क्रॉसिंग बोलते हैं। हाँ, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बीच का अंतर है, ऑप्शन है ए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर खाता तुरंत डेबिट हो जाता है, बी खाता डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर तुरंत डेबिट हो जाता है जबकि क्रेडिट कार्ड में बाद में, सी डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर खाता तुरंत डेबिट नहीं होता, और डी इनमें से कोई नहीं। मैम इसका आंसर होगा बी, खाता डेबिट कार्ड का उपयोग करने से तुरंत डेबिट हो जाता है जबकि क्रेडिट कार्ड में बाद में। हाँ बिल्कुल सही जवाब है मैडम आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में किस में बैंक का ऋण जोखिम अधिक है? ठीक है, ए डेबिट कार्ड धारक, बी उपरोक्त के डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारक, सी क्रेडिट कार्ड धारक और डी इनमें से कोई नहीं। मैम सी, क्रेडिट कार्ड धारक। हाँ क्रेडिट कार्ड धारक से सही बोल रहे हैं मैडम आप, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह बैंक जो व्यापारी का भुगतान करता है या इसके एटीएम का उपयोग लेन देन के लिए किया जाता है उसे इस प्रकार कहा जाता है, ऑप्शन से ए जारीकर्ता बैंक, बी निकासी बैंक, सी अधिग्राहक बैंक और डी है इनमें से कोई भी नहीं। मैम सी, अधिग्राहक बैंक। हाँ सी अधिग्राहक बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं, है ना मैडम? यस मैम। जी जी बिल्कुल सही जवाब है मैडम। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रेडिट कार्ड धारकों को नुकसान, ठीक है, ऑप्शन से आपके ए अत्यधिक खर्च कर्ज के जाल में खत्म होता है, बी धोखाधड़ी, कार्ड की चोरी या गुम होने के कारण नुकसान, सी जाली निकासी की संभावना, डी ऊपर के सभी। मैम इसका आंसर होगा ए, अत्यधिक खर्च डेट ट्रिप में खत्म होता है। हाँ सही है मैडम आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है, ठीक है,
ए है जारीकर्ता बैंक के केवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जहां एजेंट ग्राहक लाते हैं, ठीक है। दूसरा बी है क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों और शर्तों को स्पष्ट और सरल भाषा में उल्लेख किया जाना चाहिए। कार्ड जारीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से ब्याज दरों का उल्लेख करना चाहिए। सी कार्ड जारी करने वाले बैंक को एक तरफा रूप से इसे कार्ड अपग्रेड नहीं करना चाहिए और क्रेडिट सीमा नहीं बढ़ानी चाहिए। मैम इसका आंसर होगा ए, जारीकर्ता बैंक केवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जहां एजेंट ग्राहक लाते हैं। हाँ, सही जवाब है मैडम आपका। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, जो चेक के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से ए चेक जारी करने वाली पार्टी को आहर्ता कहा जाता है, और ऑप्शन बी है वह बैंक जिस पर आहरित है, यानी जो बैंक भुगतान करेगा उसे अदाकर्ता कहा जाएगा, या सी जिस व्यक्ति के पक्ष में इसे खींचा जाता है उसे अदाता कहा जाता है। सी यदि कोई चेक पृष्ठांकित किया जाता है तो वह व्यक्ति जिसके पक्ष में पृष्ठांकन किया जाता है उसे पारांकिती कहा जाता है, या ई इनमें से कोई भी नहीं। मैम इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, सही आंसर है मैडम आपका। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। नीलू जी एंड तारणी जी दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो, हम इस वीडियो के रिकॉर्डिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में दूसरी जोड़ी को बुलाएंगे, तब तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू मैडम। ओके मिश्रा जी चालू कीजिए, प्रश्न चालू कीजिए आप। अच्छा, मैं प्रश्न करता हूं, आप लोग आंसर देंगे। ये मेरे प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारे मिश्रा जी देंगे। एक आवास ऋण प्रतिभूति के विरुद्ध दिया जाता है। गृह के रेहन पर गृह वित्त पोषण, गृह के दृष्टि बंधक पर गृह वित्त पोषण, गृह के बंधक पर गृह वित्त पोषण किया, गृह के ग्रहणाधिकार गृह वित्त पोषण। आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा तो मैं समझाता हूं कि हाउसिंग लोन इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्लेज ऑफ द हाउस फाइनेंस, हाइपोथेकेशन ऑफ द हाउस फाइनेंस, मॉर्गेज ऑफ द हाउस फाइनेंस, लीन ऑन द हाउस फाइनेंस। बोलिए मिश्रा जी, कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ग्रह के बंधक पर गृह वित्त पोषण किया गया, यानी मॉर्गेज ऑफ द हाउस फाइनेंस। हाँ, सही बात है, क्योंकि क्या है कि प्लेज उस चीज का होता है जिसको सामने वाला अपने पास पोजीशन लेके रखे। हाइपोथेकेशन जो है एक चार्ज होता है, और लीन जो है किसी चीज पर छोटा सा चार्ज के लिए रहता है, और मॉर्गेज करते हैं तो रेंट के, तो यहाँ पर ये आएगा मॉर्गेज ऑफ द हाउस फाइनेंस जो है वो सही आंसर है। हाँ, दूसरा प्रश्न है कि ईएमआई शब्द शामिल है। ऋण का मूलधन और ब्याज का एक हिस्सा, ऋण पर ब्याज, ऋण का मूलधन और प्रसंस्करण शुल्क। मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ। The term EMI includes principal of the loan, a part of the principal and interest on the loan, and last one is the principal and processing charges on the loan. EMI का क्या मतलब रहता है? इसका सही जवाब होगा मूलधन और ब्याज का पार्ट ऑफ द कुछ इको आ रहा है, देखिए आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर रुखसान जी देंगी। हाउसिंग लोन आर ग्रांटेड फॉर शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, आइदर बी और सी। इसमें से कौन सा सही है? जो आवास ऋण जो है उसको लघु अवधि के लिए देते हैं, मध्यावधि के लिए देते हैं, दीर्घावधि के लिए देते हैं। कौन सा आंसर सही रहेगा? डी। डी का मतलब आइदर बी और सी, है ना? बी में मध्यावधि और दीर्घावधि। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A vehicle loan is granted against the security of pledge of the vehicle finance, certification of the vehicle finance, mortgage of the vehicle finance, certification of all assets of the borrower. इसका हिंदी में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश बहुत ही अच्छा है, फिर भी हम बोलते हैं कि वाहन ऋण जो है इस प्रतिभूत के विरुद्ध में दिया जाता है। वित्त पोषण वाहन के रेहन रख के, वित्त पोषण वाहन के दृश्य बंधक पर, वित्त पोषण वाहन को गिरवी रखकर, उधारकर्ता के सभी संपत्तियों के दृश्य बंधक रखकर। रुखसान जी बोलेंगी। ओके, सही आंसर है। थोड़ा सा आप अपनी आवाज तेज करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए अगला फिर मेरा ही प्रश्न है। ये भी प्रश्न का उत्तर रुखसान जी देंगी। A loan for refrigerator or TV is granted against the security of application of the item finance, mortgage of the item finance, mortgage of all assets of the borrower, pledge of the item finance. इसमें हिंदी में भी वही बात है। एक रेफ्रिजरेटर या टीवी के लिए ऋण प्रतिभूत के विरुद्ध दिया जाता है। वित्त पोषित वस्तु का दृष्टि बंधक मतलब हाइपोथेकेशन, वित्त पोषित वस्तु की गिरवी रखना, उधारकर्ता की सभी संपत्तियों को बंधक करना, वित्त पोषित वस्तु का रहन रखना। बोलिए रुखसान जी, कौन सा सही है? हाँ, सही बात। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न जो है मिश्रा जी करें और गिरत लहरे जी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 42 से आगे। LIC पॉलिसी के विरुद्ध ऋण देते समय बनाए गए आदेश की प्रकृति है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी रेहन, ऑप्शन बी मुआवजा देना, ऑप्शन डी असाइनमेंट, ऑप्शन ई और बी दोनों। राइट आंसर होगा बी और डी, मुआवजा असाइनमेंट देना। गुड, सही। अगला क्वेश्चन संख्या 43 है। नाबालिग की ऑप्शन ए नाबालिग 14 है तो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी परिस्थिति में किया जा सकता है क्योंकि नाबालिग के पास संविदात्मक क्षमता नहीं। ऑप्शन सी नाबालिग के अभिभावक को वह नाबालिगों की जरूरत के लिए हो। ऑप्शन डी सक्षम न्यायालय के आदेश किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाबालिग के अभिभावक को दी जा सकती है यदि वह नाबालिगों की जरूरत के लिए हो। सही जवाब है। प्रश्न संख्या 44। कौन सा असत्य यानी कि स्टेटमेंट है? कौन सा असत्य है यानी कि स्टेटमेंट कौन सा असत्य है? सही नहीं है, फॉल्स। ऑप्शन ए अग्रिम के लिए प्रतीक में LIC पॉलिसी के असाइनमेंट के मामले में असाइनमेंट पूरा नहीं होता है जब तक कि बीमा कंपनी को असाइनमेंट को नोटिस नहीं दिया जाता है। ऑप्शन बी असाइनमेंट के ऊपर नोटिस या तो असाइनमेंट द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन सी बैंक के लिए जो होता है जब किसी कंपनी द्वारा बनाया गया चार्ज ROAC पंजीकृत होता है। ऑप्शन डी एक रेहनकर्ता द्वारा वस्तुओं की वास्तविक इजाजत है। ऑप्शन ई अचल संपत्ति की मुकदमा दायर करने की अवधि बंधक ऋण की 30 वर्ष है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए मुकदमा दायर करने की अवधि बंधक ऋण की 30 वर्ष है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 45 मैं पूछूं। एज पर स्टैम्प एक्ट, a document executed in India should be duly stamped within 30 days after execution. धीरे-धीरे समझ के कीजिए। As per the Stamp Act, a document executed in India should be duly stamped before or at the time of execution. Third है only before execution.
फोर्थ है एट एनी टाइम बट बिफोर फाइलिंग सूट। बोलिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। As per the Stamp Act, the document executed in India should be duly stamped before or at the time of execution। यानी कि स्टाम्प अधिनियम के अनुसार भारत में निष्पादित एक दस्तावेज को निष्पादन के समय या उससे पहले विधिवत रूप से मुहर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, सही बात है। ओके, थैंक यू। तो अगला प्रश्न मिश्रा जी करें और लहरे जी आंसर देंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, यदि दस्तावेज समय बाकी तो अदालत मुकदमा दायर में देरी को माफ नहीं कर सकती। ऑप्शन बी है, भारत में यदि मांग स्टाम्प या निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय नहीं लगाया गया है तो इस गलती को दंड का भुगतान करके दूर किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, जब उधारकर्ता समाप्ति से पहले को स्वीकार करता है की अवधि और अवधि तक बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है, उधारकर्ता अवधि की समाप्ति से पहले खाते में भुगतान करता है की अवधि बढ़ा दी जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में यदि मांग वचन पर या निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय नहीं लगाया गया है तो इस गलती को दंड का भुगतान करके दूर किया जा सकता है। हाँ, देखिए इस प्रश्न में सबसे बड़ी बात क्या है कि घुमा के पूछे। निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है। सत्य और तो सब सत्य है, मगर यहाँ पर क्या है कि डिमांड प्रामिजरी नोट पर जो ₹1 का स्टैम्प ड्यूटी है वो पहले से लगा होना चाहिए, नहीं तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं रहेगा। समझ गए जी? तो ये प्रश्न को किया है, प्रश्न तो वही है, तो मगर जो आपको उसको समझना है, अच्छा से पढ़ना है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करें। प्रश्न संख्या 47 है, बैंकों के ऋण और तुलन पत्र में दिखाई यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस अपीयर इन देयर बैलेंस शीट कौन सी तरफ दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए लायबिलिटीज यानी ऑप्शन बी इनकम, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी एसेट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति। हाँ, क्या है कि बैंक जो भी ऋण देता है किसी को, तो बैंक की वो संपत्ति है, तो वो संपत्ति जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी जाती है। बाद में आप लोग जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह में भी पढ़ेंगे करेंगे। तो अगले प्रश्न का उत्तर रुखसान जी देंगी तो अच्छा रहेगा। चलिए। प्रश्न संख्या 48 है, एक ऋण एनपीए बन जाता है जब यह अतिदेय खराब रहता है यानी ओवरड्यू और आउट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन ए 90 डेज, ऑप्शन बी लेस देन 90 डेज या 90 दिन, ऑप्शन सी मोर देन 90 डेज 90 दिनों से अधिक, ऑप्शन डी मोर देन 180 डेज 180 दिनों से अधिक। आंसर होगा सर ऑप्शन सी 90 दिनों के अधिक, मोर देन 90 डेज। हाँ, यहाँ पर क्या है कि 90 दिन से अधिक यदि अतिदेय हो गया है ना, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ये बहुत प्रश्न आता है, 90 दिन समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49, किसी बैंक के ऋण या अग्रिम को के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वह बना रहता है कम से लोन और एडवांस ऑफ द बैंक इज डाउटफुल when it is made in substance at least for option A 6 months 7 महीने, option B 12 महीने, option C 3 months 3 महीने, option D 18 महीने। ऑप्शन बी 12 महीने 12 महीने सब स्टैंडर्ड में रहेगा, तब जो है वो डाउटफुल में जाएगा।
जाएगा। हाँ चलिए अगला प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, ए स्टैंडर्ड एसेट ऑफ ए बैंक इज डिफाइंड एज एन एसेट व्हिच इज एक बैंक के मानक संपत्ति को एक संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब ऑप्शन ए गैर निष्पादित संपत्ति नहीं है यानी कि नॉट ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन बी एक संदिग्ध संपत्ति है यानी कि डाउटफुल एसेट, ऑप्शन सी एक हानि संपत्ति यानी कि लॉस एसेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ए गैर निष्पादित संपत्ति नहीं। ओके थैंक यू गुड। नॉट ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, स्टैंडर्ड एसेट मतलब जो कि एनपीए नहीं हुआ है ना, जो रेगुलर रहा उसको बोलते हैं। तो अब अगला वाला प्रश्न ही जो है अपना रुखसान जी करें, 51 प्रश्न करें और उसका उत्तर लहरे जी देंगे। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51, सरप्राइज अधिनियम तब के बकाए ऋण पर लागू नहीं। 1 लाख, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए। गुड 1 लाख रुपए। थैंक यू। हाँ अगला प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी चलें रुखसान जी। रुपए तक के ऋण लोग अदालतों के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख 20 लाख। ठीक है अगला प्रश्न मैं करता हूं। डीआरटी रुपए की वसूली के लिए मामले का मनोरंजन कर सकते हैं। डीआरटी कैन इंटरटेन केसेस फॉर रिकवरी ऑफ रुपी। तो इसमें जो पूछा है कि 15 लाख एंड एबव, 20 लाख एंड एबव, 50 लाख तक, 100 लाख एंड तक, तो कौन सा आंसर सही है मिश्रा जी बतलाइए। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाख और उससे अधिक। अगला प्रश्न है खुदरा ऋण में शामिल है होम लोन, ऑटो लोन, कारपोरेट लोन। देखिए कई का जोड़ी बनाया है, उसको समझना पड़ेगा जो भी प्रश्न को उत्तर देगा। तो होम लोन, ऑटो लोन, ब्रिज लोन। ऑटो लोन, कारपोरेट ऋण, क्रेडिट कार्ड, बकाया। चौथा है होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन। बोलिए। इसका सही जवाब होगा होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यानी कि ऑप्शन डी। हाँ सही बात है, क्योंकि पहले वाले में कारपोरेट लोन को जोड़ा है, दूसरे वाले में ब्रिज लोन को जोड़ा है, तो ये C&I के सब होते हैं, और तीसरे वाले में भी जो है वो क्रेडिट कार्ड को जोड़ा है और कारपोरेट ऋण को जोड़ा है। तो जो रिटेल लोन में जो है होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन ये आते हैं। हाँ। अगला प्रश्न है खुदरा ऋण आमतौर पर होते हैं बड़ी मात्रा में, छोटी राशि, मध्यम और छोटी मात्रा, मध्यम मात्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्यम और छोटी मात्रा यानी कि मीडियम एंड स्मॉल अमाउंट। सही बात है, सही आंसर है। तो अगला प्रश्न जो है लहरी जी करें और मिश्रा जी उत्तर दें, और हम क्या करेंगे कि अभी 60 नंबर पर बंद कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 56, खुदरा ऋण आमतौर पर दिए जाते हैं कंपनी। ऑप्शन बी है व्यक्ति, संस्थानों या कंपनियों। ऑप्शन सी है पेशेवर, वेतनभोगी, कर्मचारी, निगम। ऑप्शन डी है पेशेवर, वेतनभोगी, कर्मचारी, व्यक्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेशेवर, कर्मचारी यानी कि प्रोफेशनल, पेड एम्प्लॉयज यानी। जवाब है सर आपका। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में खुदरा ऋण का सबसे बड़ा प्रतिशत कौन सा है? ऑप्शन है ए नंबर में ऑटो ऋण, बी नंबर में एफडी ऋण,
3 नंबर पे है व्यक्तिगत ऋण, 3 नंबर पे है शिक्षा ऋण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, होम लोन। जवाब है हाँ, तो प्रश्न में जो पूछा है वो which one constitutes the largest percentage? तो हाउसिंग लोन में तो परसेंटेज ज्यादा ही रहेगा। नंबर में जब अपन बात हुई रहती तो शायद ऑटो ऋण जो है बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। तो चलिए अगला चलें। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ऋण शब्द का अर्थ है टर्म डेप्टर में ऑप्शन है एक व्यक्ति जो कुछ खर्च चुकाता है, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति जिस पर कुछ खर्च बकाया है, ऑप्शन सी है ऋणदाता, ऑप्शन डी है उधार देने वाला, ऑप्शन डी है कर्जदार, ऑप्शन एफ है AD&E। तो सही जवाब होगा ऑप्शन है यानी कि पर्सन एक व्यक्ति जो कर्ज चुकाता है, ऑप्शन डी है बोरोवर यानी लेने वाला, और ऑप्शन डी यानी कि लोन यानी कर्जदार। सही जवाब है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। एक रिकवरी एजेंट प्रिंसिपल की ओर से देनदारों की ओर से निर्दिष्ट बकाया राशि देने का अधिकार है। ऑप्शन है ए देनदार और लेनदार के बीच ऋण समझौता, ऑप्शन बी है एजेंट को लेनदार द्वारा अधिकृत पत्र, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देनदार और लेनदार के बीच एजेंट को लेनदार द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। हाँ, आगे बढ़ते चलिए हम श्रीवास्तव जी आए उनसे लेते हैं। एक एजेंसी समझौते के तहत वसूली एजेंटों के कार्य में शामिल है। ऑप्शन है ए नंबर पे है ग्राहकों में निर्दिष्ट बकाया राशि का संग्रह, ऑप्शन बी है दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग संग्रह विकास प्रमुखों को, ऑप्शन सी है मूलधन का बकाया जमा करना, ऑप्शन डी है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्राहकों से निर्दिष्ट बकाया मूलधन का जमा बकाया राइट। 60 हो गए। आगे बढ़िए ना अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। होम लोन रिकवरी के मामले में गिरवी रखी संपत्ति यानी सुरक्षा के विवरण निम्नलिखित हैं। ऑप्शन है ऋणी और ऋणदाता और उनके अनुसूची के बीच ऋण समझौता, ऑप्शन डी है ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी। सही जवाब होगा ऋणी और ऋणदाता के अनुसूची के बीच ऋण समझौता लोन एग्रीमेंट द डेब्टर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। बैंक की रिकवरी एजेंटों को निम्न का पालन करना चाहिए। ऑप्शन है केवल ऋण वसूली और न्याय की प्रक्रिया यानी मूलधन, ऑप्शन बी केवल आरबीआई के निर्देश, ऑप्शन है केवल आरबीआई बकाया राशि के संग्रह मॉडल नीति, ऑप्शन डी है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सब सही है, सबको उनको पालन करना केवल ऋण वसूली प्रक्रिया only the debt recovery policy and the procedure of the bank और only the केवल आरबीआई के निर्देश और केवल आईबीए के संदर्भ मॉडल यानी only आईबीए मॉडल पॉलिसी फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। बैंक के बकाये की वसूली करने वाले नियम और कानून लागू होते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है वसूली की प्रक्रिया में लगे बैंक कर्मचारी, ऑप्शन बी है बैंक द्वारा लगे रिकवरी, ऑप्शन सी है बैंक के कर्मचारियों रिकवरी एजेंटों के लिए, ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि बैंक के कर्मचारियों और उसके रिकवरी एजेंटों के लिए to the bank's employees the laws and regulations of the bank dues
सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 है। रिकवरी एजेंट द्वारा देनदारों को कॉल करना है अकॉर्डिंग टू द डेट रिकवरी एजेंट। ऑप्शन ए है द फर्स्ट स्टेप इन वसूली प्रक्रिया में पहला कदम। ऑप्शन बी है द लास्ट पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया ऑप्शन सी है प्रोसेस वसूली प्रक्रिया में वैकल्पिक। ऑप्शन डी है नॉन रिकवरी प्रोसेस यानी कि वसूली प्रक्रिया में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। इसका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 1 वसूली प्रक्रिया में पहला कदम यानी द फर्स्ट स्टेप। प्रश्न संख्या 65। Before making a call to a customer, a recovery agent should that ग्राहक को टेलीफोन पहले एक रिकवरी एजेंट को कहना चाहिए कि ग्राहक से बैंक द्वारा किया गया है कि he or she has been authorized by the bank to collect the due debt from the customer या ग्राहक ऑप्शन को रिकवरी एजेंट की नियुक्ति और विवरण के बारे में बैंक द्वारा सूचित किया गया है। द कस्टमर हैज बीन नोटिफाइड बाय द बैंक अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड डिटेल्स ऑफ द रिकवरी एजेंट। ऑप्शन सी दोनों यानी बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों ऑफ द अबव। यानी कि ग्राहक के देन बैंक द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए और ग्राहक को नियुक्ति और विवरण के बारे में बैंक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। दोनों को ही होना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम अभी यहीं पर वीडियो को ये करते हैं, समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और ये वीडियो छोटी छोटी रहे तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारे जो भी श्रोता हैं देखने वाले वो बैच में देखते रहें। तो साथियों हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। हम बंद करते हैं इसको। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स।